अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दियामीर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और कुछ अंदाजे में इसको ये कहा जा रहा है कि ये एक इफ्तिताह था और वहाँ उन्होंने काम का जायज़ा लिया, लेकिन ये इफ्तिताह नहीं था। ख़ुद पीटीआई गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है, किसी तरह से भी कोई इनाग्रेशन नहीं थी। वज़ीर आज़म को भाषा डैम से मुतालिक वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनके साथ मौजूद थे। वफाकी वज़रा में फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, सेनेटर फैसल जावेद, शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। शुरका को भाषा डैम मनसूबे और पानी की हिफाजत के बारे में बनाई गई एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ये ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ तकरीबन 4000 मेगावाट के मंसूबे से इस मेगा मंसूबे से 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 81 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा और दियामीर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले में है। 1 साल के दौरान 2 बड़े डैम्स महमद और दियामीर भाषा पर काम शुरू हुआ है। माहिरीन के मुताबिक दियामीर भाषा डैम पाकिस्तान के वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नहायत अहम मंसूबा है, लेकिन इसके साथ एक फ्लड का फैक्टर भी साथ जोड़ लीजिए। दियामीर भाषा डैम प्रोजेक्ट 2028-29 में बताया जा रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा। डैम में 81 लाख एकड़ फीट पानी के ज़ख़ीरे से 12,30,000 एकड़ इजाफी ज़मीन सैराब हो सकेगी। दियामीर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट है, जबकि मंसूबा नेशनल ग्रिड को हर साल 18 अरब यूनिट पन बिजली फराहम करेगा। आपको याद दिलाएं कि इस मंसूबे का 3 मरतबा इफ्तिताह हो चुका है पहले। गो कि आज इफ्तिताह तो नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ साहब इन्होंने इफ्तिताह किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसका इफ्तिताह किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। गो कि आज इफ्तिताह नहीं था, मगर आज उसी की एक सूरत थी। और सवाल यह है कि असल वजूहात क्या है इस डैम के, बल्कि इस अहम तरीन मेगा प्रोजेक्ट मेगा डैम के ना बन पाने की। और क्या 2028 या 29 तक जो बताया जा रहा है, क्या मंसूबा मुकम्मल हो सकता है? फिजिबिलिटी क्या बताती है? और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो इससे किस नौइयत के फ़वाइद हासिल होंगे? इसके लिए बात करते हैं माहिर आबी वसाइल इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, जो इस सब्जेक्ट के पाकिस्तान के सबसे मायनाज एक्सपर्ट हैं। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत अरसे बाद मेरे प्रोग्राम में आप आए और एक खुशाइंद मामला दियामीर भाषा डैम से मुतालिक जुड़ा तो हमने आपको दावत दी है। सर, क्या वजह है इस मंसूबे का 3 मरतबा इफ्तिताह हो चुका लेकिन आज तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है? फैक्टर्स क्या है इसके पीछे एक्चुअली? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। और सच्ची बात यह है कि आप भी इसी मौजू के ऊपर 3-4 प्रोग्राम आप कर चुके हैं। मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है बिल्कुल सर, 2014 में 2015 में मेरे ख्याल में ये सीरीज हो चुकी थी। और जब भी कभी ये ऐसा जब वाटर की बात होती है, बिजली की बात होती है, आप अक्सर प्रोग्राम करते हैं और हमेशा हम बात यही करते हैं कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा, शायद तरबीला के बाद ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इतनी स्लो पेस से कि जिसको 1980 में ये फर्स्ट टाइम एक आप कह सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन सजेस्ट हुई। फिर 1998 में इसके लिए एलोकेशन रखी गई। फिर 2004 में इसका डिज़ाइन सब चीज़ कंप्लीट हो गई। 2006 में जाके मुशर्रफ साहब ने इसका बाकायदा आप कह सकते हैं कि इनॉग्रेशन की है। लेकिन ये इतना स्लो चलता रहा कि अगर जो एक जिस तरह परसीव किया गया था कि इसको कैसे बनना चाहिए, मुझे याद पड़ता है कि 2002 में पावर पॉलिसी बनी थी और इसमें ये था कि ये 2016 में जी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी ये लास्ट टाइम ये एक कह सकते गवर्नमेंट पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है जिसमें हर तरह की प्रोविजन बना दी गई थी कि जी ये 2016 में पावर पॉलिसी में कि हमने इसको बनाना है और इससे 4500 मेगावाट हमारी ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, प्रायोरिटीज हमारी थी, पैसे इसके लिए कितने रखे गए। आप देखें कि पूरे बजट्स में कई बजट्स आपके सामने, अगर 2006 से ऑनवर्ड 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 या कभी ज़्यादा हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। लेकिन एक टेक्निकल रीज़न भी थी और वो ये थी, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, कि रीसेटलमेंट। गुलाम साहब, यहाँ पे जो रीसेटलमेंट है, अनफॉर्चुनेटली जब वैसे तो इसकी जो कीमत बड़ी आप कह सकते हैं, वहाँ की कीमत क्या होगी, 50,000 कनाल, 60,000 कनाल, लेकिन इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं, इसमें हाई प्राइस भी दी गई है और इसमें बहुत देर भी लगी है। इसमें कई साल का चेयरमैन नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कई केसेस भी बनते हैं कि भाई आपने रीसेटलमेंट करना था, लेकिन चले लेट्स सी कि आपने मैं पाउंडेज के लिए रीसेटलमेंट करनी है। मीनवाइल अगर कि स्मार्ट अगर टाइम लाइन इसकी फिट अगर आपने बनानी थी
तो जो डैम की जो ब्लॉकेज थी, या आप कह सकते हैं कि जो डैम का जो असल वर्क था, वो तो आप रिसेटलमेंट बाद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप इसकी जो कॉलोनी है, इसका जो बाकी बाकी जो अलाइन रोड है, ये है, उसमें देर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दी गई। जो पेरिफेरल वर्क है, उस वर्क के अंदर मेरा ख्याल है कि हमसे कोताहियाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से होती गई, और उसकी वजह ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। ये बड़ी खुशहाल बात भी है कि साथ आर्मी चीफ भी थे और साथ DGI साहब भी थे, कि देखिए कि इस मेगा प्रोजेक्ट जिसकी वजह से, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो डैम का एक काम होता है फ्लड प्रोटेक्शन का। जी हाँ। मैं 2010 में मुझे चांस हुआ कि मैं पंजाब से लेके यकीन करें मैं बनीन तक गया हूँ। जी हाँ। और वहाँ जो की वजह से जो तबाहकारियाँ देखी, और बाद में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी रिपोर्ट बनाई, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट बनाई कि हमारा तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर का डैमेज हुआ नुकसान। बिल्कुल ऐसे। अगर ये डैम बना होगा उस वक्त, तो जो स्वात में जो बारिशें शुरू हुई थी, हम उस वक्त और स्वात रिवर से और फिर तरबेला से हम पानी इंडस को रोक सकते थे, यानी जिस तरह ट्रैफिक एक सिमुलेशंस करके कि अभी पानी को वहाँ रोक सकते थे, और ये जो फ्लड की पीक को तोड़ना था, वो पीक ना बनती। और उस वक्त बड़ा एक एहसास हुआ कि काश हमारा ये डैम वक्त पे भरा होता, हमारी एक जो बड़ी डिस्टर्बेंस है ये ना होती। एक तो वो आप सर ये फैक्टर्स आपके बड़े आपने जो पॉइंट्स रेज किए, ये मैंने नहीं अभी तक सुने, ये जो पॉइंट बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन सर एक सवाल ये उठता है कि इतने साल 1980 से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 90s के दौर के अंदर से शुरू हुआ, 2020 आ गया सर, अभी भी कहा जा रहा है कि 2028-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। आपके ख्याल में क्या वाकई अब जो सर्कमस्टांस है, क्योंकि इसमें अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है, दोनों एक पेज पर है, गो कि इसमें FW का बहुत काम होता है, दीगर एजेंसीज का काम बहुत होता है, सिक्योरिटी फैक्टर्स भी होते हैं, अब ये हो जाएगी? और अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझिए, थोड़ा सा खंगाले इसको, अगर मुकम्मल ना हो तो उसमें क्या हर्डल्स आ सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, आपको मैं एक ज़बरदस्त बात बताऊं कि जब बंगला और तरबेला बने थे, और बंगला के अगर मेरे ख्याल में जो मेरे पास जो जितना भी रिकॉर्ड है कि 5 साल में एक डैम मुकम्मल हो गया। इवन तरबेला को 8 साल लगे थे। ये भी एक हकीकत है। लेकिन एक बात है, उसमें फंडिंग जो है, फंडिंग का कोई इशू नहीं था। हम कभी कशकोल लेके कभी किसके पास जाते रहे, कभी किसके पास जाते रहे, ये भी हकीकत है। हमने फंडिंग के लिए देखिए ADB, वर्ल्ड बैंक या ये जितने जो बड़े जो डोनर्स हैं इसके पास गए थे, किसी ने फंड नहीं किया। और मेरे ख्याल में हमने एक एफर्ट ये भी की थी, जो आपके प्रोग्राम में बता देनी चाहिए कि इसके लिए हमने CPEC को भी कहा, CPEC के भी इसमें शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइना को। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है गुलाम साहब, चाइना ने हमारी रिक्वेस्ट मानी नहीं है। वो रन ऑफ रिवर के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो उनका जो शायद मेरे भी बड़ी चाइना में चक्कर लगे, और उस वक्त जो बात बाहर निकली थी ये थी कि देखिए जो रन ऑफ रिवर है, ये जो सूखी किनारी है, KPK में है या करोड़ है, जिसमें पानी स्टोरेज ना बिजली बने। देखिए एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये आया था कि ये देखें, पानी से तो आपको पैसे मिलते नहीं है, लोग तो ना कुछ देते हैं, बिजली बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको पैसे रिकवरी होगी, तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? तो ये बात शायद फाइनेंशियली उनकी ठीक थी, और इसी वजह से अगर आप देखें तो कास्ट पर मेगावाट जहाँ पे स्टोरेज होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जैसे गाजीपुर होता है, रन ऑफ रिवर है, जैसे नीलम है। ये अलग बात है कि नीलम जिले में भी आपने प्रोग्राम किया था, कहा 84 बिलियन 83 बिलियन से हम 3.5 बिलियन पे लेके, बिल्कुल ऐसे। असल जो अभी जो टेस्ट केस है, जो इस प्रोग्राम में जो मैसेज भी जाना चाहिए अस्करी क़यादत को भी और साथ सियासी क़यादत को, तो आप जानते ही हैं क्या टाइमलाइन और कास्ट हमारा 2013 का जो एस्टिमेट था 14 बिलियन डॉलर, बिल्कुल क्या ये 14 बिलियन डॉलर में मुकम्मल हो जाएगा या बढ़ेगा? क्या ऐसा कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा जिस तरह जियोलॉजिकल सरप्राइज मिले थे झेलम में? हाँ, एक मैं इसमें भी बात कहूँ कि यहाँ पे जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, तो 2005 के ज़ल्ज़ले में थोड़ी सी जो साइस्मिक रीसेटलमेंट बिल्कुल हुई थी, और इस डिज़ाइन का इसका रिव्यू भी किया गया। एक मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ नेशनल समझा जाता है कि जी नेस्पाक डील कर रही है, हैंडल कर रही है। नेस्पाक में मैंने भी काम किया, सच्ची बात यह कि 1 मेगावाट से ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं डिज़ाइन की। इसीलिए जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो आप जिसे कहते हैं ना कि न्यू फॉल्ट लाइन अपीयर हुई, और ये एरिया
ये भी बात है कि एक्टिव फॉल्ट लाइंस क्यों। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में अगर आप देखते हैं तो मेन फॉल्ट लाइन जो होती है इसके साथ खानपुर डैम है, थोड़ी सी दूर आप कह सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल किलोमीटर मिला है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यकीन करें कि एक फ्रैक्शन तक भी, एक हेयर लाइन भी फ्रैक्चर नहीं है। इवन जो जोकरा था आज़ाद कश्मीर में, उसका जो आप कह सकते हैं कि जो वाटर इनटेक थी, उस इनटेक में हुआ था, स्ट्रक्चर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा डैम सेफ्टी में रिकॉर्ड एक्सीलेंट है। एक बात करता चलूँ कि हमारे पास जितने छोटे मोटे डैम बना के 84 है, अभी तक हमारा कोई डैम बड़ा ब्रीच टूटा नहीं है। जबकि अभी अक्सर बात करते हैं इंडिया ने डैम बना लेंगे, इंडिया के 7 बड़े मेजर डैम ब्रीच यानी टूटे। डैम का टूटना डिजास्टर। चाइना में भी 2-3 सूबों में उनके डैम टूटे, बहुत बड़े टूटे, उनको बड़ा डिजास्टर दिया है। तो जो 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, डिजाइनिंग फेज को थोड़ा और टाइम लग गया। और मेरा ख्याल है ये जिस तरह इसमें फ्रेंच भी हैं, इसमें इटालियंस भी हैं, जिनका एक बड़ा रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है अब ये जिसे कहते हैं ना वाटर टाइट स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये बात है। ऑल राइट सर। की जो बात है जी सर, ये मेरा ख्याल है कि आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं वो भी देखेंगे कि बताएं जी कि आपने इस फेज में, इस फर्स्ट फेज में फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये काम करना था, फाउंडेशन करनी थी या अभी ये स्ट्रक्चर बनाना, इसकी कास्ट आपने ये रखी थी, क्या वो कास्ट वैसे ही है जैसे आपने कहा था या एक्सीड करी? बहुत शुक्रिया सर। अरशद, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वंडरफुल फ्रॉम योर साइड, ऑलवेज यू गिव मी वेरी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन जो कहीं नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा ईरान भारत जो चाबहार रेलवे मंसूबे से ईरान ने भारत को निकाला है और जो टिल्ट बना है चाइना के साथ, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा एक ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो सफारती सिनेरियो है, तकरीबन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे मंसूबे से निकाल दिया है और जब से ये खबर आई है उस खबर के बाद फिर एक पूरे दुनिया के अंदर बाकायदा तहलका मचा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर बाकायदा बहुत बड़ी रिपोर्ट भी पेश की। ईरानी हुकूमत ने चाबहार बंदरगाह से ज़ाहदान तक रेलवे मंसूबे को खुद से तामीर करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इस मंसूबे के लिए ईरान ने नई दिल्ली से 4 साल कबल एक मुआहदा किया था और उसके ऊपर बड़ी तशवीश भी थी। पाकिस्तान भी इसके ऊपर खासा तशवीश में मुब्तला था कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रिलीजियस रिलेशंस भी हैं, रूहानी रिलेशंस भी हैं, लेकिन साथ में इंडिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहा है। ईरानी हुकूमत ने यह दावा किया है कि 628 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तामीर के इस मंसूबे के लिए भारत की जानिब से फंड्स में ताख़ीर हुई है और इसे करोड़ों डॉलर के इस मंसूबे से अलग करने की वजह बनी है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ है जिसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत गहरी नज़र से देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि इस मंसूबे के बाद और इंडिया को रेलवे लाइन मंसूबे से निकालने के बाद जो जियोग्राफिकली इस खित्ते की सूरत हाल बन रही है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस बनेगी वो बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है और एक नई पिक्चर बनेगी। अब पूरी दुनिया की नज़र है इसके ऊपर। दोनों ममालिक के माबैन ये स्ट्रेटेजिक और तजारती मुआहदा आइंदा 25 साल तक काबिल अमल होगा। $400 अरब के इस मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। चूंकि ईरान ने चीन के साथ ये मुआहदा जो अमेरिका की पाबंदियां हैं और उनको धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसके दूर असरात की तवक्को की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। माहिरीन ये भी ख्याल करते हैं कि चीन और ईरान के माबैन ये मुआहदा इंडिया के लिए भी एक धचका साबित हो सकता है, बल्कि हो रहा है। अमरीकी पाबंदियां हैं और इसी की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल की दरामद तकरीबन बंद कर दी है, जबकि चंद साल कबल तक वो इंडिया को तेल फराहम करने वाला एक अहम तरीन मुल्क था। इसके अलावा ईरान में चीनी सरमायाकारी के नुकसान का भी इंडिया को सामना होगा। इंडिया ईरान में चाबहार बंदरगाह को फरोग देना चाहता है और ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में वाक़ गवादर बंदरगाह का जवाब है।
चाबहार तिजारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंडिया के लिए भी बहुत अहम है और ऐसी सूरत हाल में चीन की मौजूदगी से इंडियन सरमायाकारी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि इसके लिए जो भारी धचका बन रहा है वो भारत के लिए है। भारत का पाकिस्तान के साथ नाराजगी है, भारत की चीन के साथ नाराजगी है, भारत की नेपाल के साथ नाराजगी बनी हुई है, भारत की श्रीलंका के साथ नाराजगी बनी हुई है और अब ईरान ने भी भारत को निकाल बाहर किया है और पाकिस्तान के दरीना दोस्त और अमेरिकी पाबंदी का शिकार ईरान एक दूसरे के साथ हैं और ये बड़ा ये एक अहम है। तो इसके लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई और अस्करी अमूर जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं सर, हम आपके बड़े मशकूर हैं। सर इसके दो डायरेक्शंस मुझे समझ आ रही हैं, एक सिफारती डायरेक्शन है, एक जियोग्राफिकल डायरेक्शन है, बल्कि एक तीसरी वो है इकोनॉमिकल डायरेक्शन। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर कि ये जो एक पिक्चर तब्दील हो रही है इस पूरे खित्ते के अंदर, खास तौर पर टिल्टेड टू इंडिया, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, ये जो नाराजगियां बन रही है और फिर ईरान का चाइना की तरफ टिल्ट होना, ये मंजरनामा क्या समझा रहा है सर हमें? बुनियादी तौर पे दुनिया बदल रही है सर। दुनिया का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो बदल रहा है, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो बदल रहा है, ये जो पेंडेमिक इस वक्त चल रहा है ये मजीद उसमें तब्दीलियां लेकर आ रहा है। तो जो कुछ ये हुआ ये बिल्कुल मंतकी डायरेक्शन है आने वाले दिनों की, क्योंकि जनूबी एशिया, जनूब मगरबी एशिया में ये तब्दीलियाँ आनी लाजमी थी। पहले आप देखिए ना कि कितना सख्त झगड़ा है ईरान का और अमेरिका का और कितनी गहरी दोस्ती है अमेरिका की और हिंदुस्तान की। सही। तो ये बात बड़ी गैर मंतकी नज़र आती थी कि वो हिंदुस्तान को ये मौका दें कि जी वो आप चाबहार को डेवलप करे, किसी मजबूरी में उन्होंने किया होगा या शायद शुरू से ही उनका यही आइडिया हो या यही मंसूबा हो, क्योंकि मुल्क चीज़ें छुपा भी तो लेते हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ी तब्दीली आएगी पेंडेमिक के बाद, जब भी अल्लाह ताला इससे निजात देगा नूह इंसान को, कि जो अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस का रवैया अख्तियार किया हुआ था कि जिस मर्जी, एक तो होता है ना यूएन की सैंक्शंस जी, एक अमेरिकी सैंक्शंस कि वो कहते थे फलाने मुल्क के ऊपर हमारी सैंक्शन है, उसको हम ये नहीं करने देंगे, उसको हम वो नहीं करने देंगे, उसका दौर मेरा ख्याल अभी जा रहा है। अब अमेरिका यूनिलैटरली सैंक्शन नहीं कर सकेगा मुल्कों को, क्योंकि अभी मगरब के कुछ मुल्क भी जैसे फ्रांस और जर्मनी उनके साथ देने को तैयार नहीं है और रूस और चीन बिल्कुल तैयार नहीं है। रूस और चीन का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो हिंदुस्तान के मुतल्लिक मेरा अंदाज़ा ये है, गलत हो सकता हूँ मैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो एक चाल चल रहे हैं अमेरिका के साथ और उसका एक इंडिया डेढ़ बल्कि मैं कहूँगा नज़र आ चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका हिंदुस्तान से कोई अच्छा अमल करने की तवक्को रखता था कि वो वहाँ से निकल रहे हैं, शायद उनका वो खिलाफ पूरा करे या कुछ, क्योंकि इस इलाके का उन्होंने उनको बनाया हुआ पुलिसमैन और चीन को रोकने के उनके वो नहीं माना। चीन के खिलाफ वो खड़ा करना चाह रहा था। अभी आपने देखा कि उनके साथ अभी वो दोबारा दोस्ती करने पर रजामंद है। थोड़ा सा वो टेंशन इसलिए रखेंगे कि भी हथियार काफ़ी सारे ले लें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। आप ये बात नोट कर लें, उसके बाद वो चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे। अमेरिका का हक्का बक्का रह जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान जैसा खिदमत गुजार मुल्क उनको शायद दोबारा ना मिल पाए। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत को चाहिए कि ये जो बहुत कम निर्ख पे खिदमत गुजारी है या मुफ्त की खिदमत गुजारी से परहेज करें। बहुत हो लिया, अभी भी हम उनके बहुत सारे काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। यहाँ तक नहीं किया कि भी वो हिंदुस्तान को कहते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद करो, या और जैसे FATF का मामला है और ऐसे बहुत सारे मामला हैं। तो वो अभी हमें सबक सीखना चाहिए कि एक राइजिंग पावर है हमारे नेबरहुड में और एक फ्लैटनिंग पावर है हमसे दूर। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ अपना रुजू करना चाहिए। मेरा ख्याल पूरे खित्ते का जो अभी तवाज़ुन मंतकी तरफ अगर जाएगा तो पाकिस्तान को भी ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, रशिया, टर्की, ये हमारा ब्लॉक बनता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि आप दुश्मनी कर लें अमेरिका के साथ, कोई जरूरत नहीं है। इसमें रशियन फैक्टर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है। इस सारे फैक्टर में एक रशियन फैक्टर एक ऐसा आ रहा है जो एक जिसका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ उस तरह से एंटरटेन नहीं किया। गो कि वहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं थोड़े बहुत, लेकिन इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा है। और जाहिर है जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उनका एक पूरा फिलॉसफी है अर्थशास्त्र वाली, वो एक फिलॉसफी तो वो चलती है उनकी।
तो इंडिया का टिल्ट बढ़ रहा है रशिया के साथ बहुत ज्यादा, तो कैसे इंडिया का टिल्ट जी इसके ऊपर इंडिया का टिल्ट जो है ना बढ़ नहीं सकेगा। रशियंस के साथ मुलाकातें मेरी कुछ हुई हैं, वो इस बात पर काफी जुज़-बुज़ हैं कि ये हिंदुस्तान ने जो मुआहदे किए हैं इतने गहरे अमेरिका के साथ और फिर चीन के खिलाफ अपने आप को इस्तेमाल होने का मौका दिया है, तो रूस को इससे खुश नहीं है। तो ऐसा ऐसा वो आप देखेंगे कि फ्लैटन होंगे। हाँ अलबत्ता ये जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से ज़रा सर्दमोहरी का मुजाहरा किया गया रूस की तरफ, ये हकीकत है। और ये क्यों किया गया इस पे मैं बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारे कुछ अदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खरीदे हुए हैं, जो हमें उस डायरेक्शन में जाने नहीं देते जहाँ हमें जाना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि जो हमारी लीडरशिप है उनको इस बात का ध्यान करना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर फ़ौज जैसे अच्छे इदारे में आपने गद्दार पकड़ लिए तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी इदारों का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा? वहाँ तो अभी तक आपने किसी पर हाथ डाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सही डायरेक्शन मुतय्यन करने के बाद ऐसे तमाम ऑब्स्टिकल्स जो हमें हमारी खारजा पॉलिसी में रखने डालते हैं, हमें सही डायरेक्शन में जाने नहीं देते, उनका कमा करना ज़रूरी होगा। अगर आप उनके साथ जिंदा रहने की कोशिश करेंगे तो इसी गोमगो की हालत में रहेंगे। आपके अवाम को कोई पता नहीं चलेगा आप अमेरिका की तरफ हैं कि रूस की तरफ हैं या चीन की तरफ हैं या क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है। कश्मीरियों की आपने मदद करनी है, नहीं करनी है, अगर करनी है तो क्या करनी है? हिंदुस्तान आपका दुश्मन है या उनको राहदारी देनी है यहाँ पर वाघा के जरिए? तो ये सारी चीज़ों के लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है जिसमें इकोनॉमिक्स का भी ख्याल रखा जाए, पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखा जाए और स्ट्रेटजी का भी ख्याल रखा जाए। इनको अलग अलग डील नहीं किया जा सकता, ये सारे आपस में मिले जुले हैं, मरबूत हैं और एक मेरा ख्याल एक अच्छा प्लान बनाने की जरूरत है। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। सर जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, मैं जिस तरह से इस बेल्ट की हम जब पूरे ग्लोब को देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, चाइना इस वक्त इस एरिया का इलाके का सुपर पावर बना हुआ है। रशिया गो के उसके साथ उसका हलीफ भी है, हरीफ भी है, थोड़ा सा चलता है। इंडिया अपने आप को आईटी के सिलसिले के अंदर या एक बड़ी रियासत होने के सिलसिले में अपने आप को सुपर पावर करने की कोशिश करता है, चाहे वो ईरान फैक्टर के साथ जरिए आके हमारे ऊपर धोस दामने की या हमारे ये अफगानिस्तान के फैक्टर। अब अफगानिस्तान फैक्टर भी डिफ्यूज़ हो रहा है, अमेरिकन ट्रूप्स भी वहाँ से जा रही हैं, ईरान फैक्टर भी डिफ्यूज़ हो गया है। क्या सी पैक का टिल्ट आप ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ और ईरान के साथ टर्की की तरफ जाता हुआ और फिर साथ यूरोप में जुड़ता हुआ, ये एक ब्लॉक बनता देख रहे हैं? जी ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है, इसके खदोखाल तो सामने आने लग गए। एक चीज मैं जरूर उसमें ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि ये जो चाबहार है जी और जो ग्वादर है, ये सिस्टर पोर्ट्स बनेंगे। चाबहार जो है वो उसमें इतनी गहराई नहीं है, वहाँ पर बड़े जहाज लंगरअंदाज नहीं हो सकते, तो एक लेटरल सड़क बनेगी चाबहार और ग्वादर के दरमियान जो इनको लिटरली मिलाएगी और वहाँ पर छोटे शिप्स लंगरअंदाज हुआ करेंगे या बड़े शिप लंगरअंदाज हुआ करेंगे और ये मिलकर एक मामला बनेगा। अगर हमारे लोग इस बात को समझें तो इस तरीके से आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहाँ तक हिंदुस्तान है उसने अपना काम बहुत खराब कर लिया है, क्योंकि किसी भी मुल्क की बड़ाई जो है वो सिर्फ उसकी पॉपुलेशन और उसके रकबे पर नहीं होती। आपको पता है कि जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जिनको कहते हैं वो और बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर डिप्लोमेसी भी है, जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी भी है और जिसके अंदर इकोनॉमी भी है, सारी चीजें और नेशनल नैरेटिव भी, और नेशनल नैरेटिव भी, जैसे पाकिस्तान ने जो अमन का एक नारा लगाया। बहुत शुक्रिया सर, हो रही जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़ा जबरदस्त ओपिनियन आपकी तरफ से मिलता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जिसका मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी तवज्जो दी, पहला पैकेज भी अनाउंस किया और पहले दिन से मैं उसका मुतरफ था कि 47 सेक्टर्स इंडस्ट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। यकीनन इसका बूस्ट आएगा और उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। इस पेंडेमिक के अंदर भी, कोविड-19 के हमले के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि खरीदो फरोख्त जायदाद की शुरू हो गई है, कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है और इसको खुले रखा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और उनका ये जो नज़रिया था, उनकी जो तवज्जो थी और ये फार्मूला काम दिखा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी हमने प्रोग्राम किया और उसमें कुछ डिटेल्स आपको बताई और आज भी इसी सिलसिले का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने आज देखा कि मजमूई तौर पर आज इस्लामाबाद में CDA के कुछ ब्लू एरिया न्यू विजन के प्लॉटों की नीलाम हुई और उसका पहला रोज़ था और सुबह के दिन में ही हमने देखा कि
जो नीलामशुदा प्लॉटों की मौलियत 7 अरब 23 करोड़ रुपए थी और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी बिकना शुरू हुए और जब से इसका आगाज़ हुआ उसके बाद से ही इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें टिल्ट हुआ। उमूमी तौर पर भी हमने मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे भी रब्ता किया, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके साथ भी हमने रब्ता किया कि क्या वाकई ऐसा है। तो ये वाकई वाज़ेह हुआ कि वज़ीर आज़म साहब की जो इस मामले के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, जो डेवलपर सेक्टर था, जो प्रॉपर्टी का सेक्टर था, उसके ऊपर तवज्जो और उनका फार्मूला काम दिखा रहा है। और वाकई जो रिलीफ पैकेज दिया गया उसने वाकई और उसकी तरफ तवज्जो और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ने काम करना दिखा दिया। हम पहले दिन से कंफ्यूज था मैं इनिशियली कि जब ये पैकेज हुआ कि इस सेक्टर की तरफ क्यों तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। तो मेरी आरिफ जीवा साहब जो कि साबिक चेयरमैन थे आबाद की, उनसे बात हुई, उन्होंने इसकी कुछ तफसीलात समझाई तो मुझे हैरानगी हुई कि कुछ 47 से ज़्यादा इसके साथ इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, उसको बूस्ट मिलेगा। अब एक सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जायदाद की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई है, न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ पैसे रखे हैं अरबों रुपए, जो 6% 5 मरले के घर के लिए लोन मिल सकता है बैंक से 7% या 8%, इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर यह देखा जा रहा है कि कोरोना के माहौल में ये सरगर्मियां इंतहाई सूदमंद साबित हो रही हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने तवज्जो दी है वो फ़ायदेमंद हो रही है। आइए इसके लिए बात करते हैं। आरिफ जीवा साहब ही साबिक चेयरमैन आबाद मेरे साथ मौजूद। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और जो डेवलपिंग सेक्टर है उसके अंदर वाकई बूस्ट आया है, कई बात ठीक है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है और ये बूस्ट जो है वो आपको अभी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, देखिए ये सन 47 से लेके आज तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इनको कोई फाइनेंसिंग मिली नहीं है इस मुल्क के अंदर, आज तक नहीं मिली। कई सालों से बैंक्स एक ही बात कर रहे थे कि जी फोरक्लोजर लॉ खत्म, फोरक्लोजर लॉ दें हमें, फोरक्लोजर लॉ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इशू को दूर करें। किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने आगे किया ये काम और ये काम हुआ है तो फिर बैंक्स राजी हुई हैं कि जी हम फाइनेंस कर सकते हैं। और लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंसिंग पे जो है वो घर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान था जहाँ पे फाइनेंसिंग सबसे दुनिया के सबसे नीचे हम थे कि जो हम बहुत नॉमिनल फाइनेंस, वो भी बिलियनर्स को बड़े जो सरमायादार है उनको ही फाइनेंस होता था हाउसिंग का या फैक्ट्रीज के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर। ये पहली गवर्नमेंट है जो आम आदमी के लिए फाइनेंस लेकर आई है, तो इसके लिए लोगों के अंदर जो है वो बड़ा वलवला है और ये काम जो है ये आप देखिएगा अभी बूस्ट करेगा और ये बहुत जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा नजर आएगा। पाकिस्तानी अवाम जो है ये जो डॉलर में पैसा रखे हुए है या गोल्ड में पैसा जो है वो अपना स्टॉक किया हुआ उन्होंने, पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनको एक स्पेस चाहिए और वो स्पेस उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मिलता है, वो प्रॉपर्टीज साइड पे मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज़्यादा गैप है डिमांड एंड सप्लाई का। तो ये जिस दिन फिल होगा ये आप देखिएगा, ये जब स्टार्ट लेंगे और एक लोगों का एतमाद बहाल होगा। अव्वल तो लोगों का एतमाद बहाल करना सबसे जो है इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपने एतमाद बहाल कर दिया लोगों का अगले साल 2 साल के अंदर, तो आप देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, देखें प्राइम मिनिस्टर 2 साल से एक बात कर रहे हैं, चाहे वो स्पीच कर रहे हो नया पाकिस्तान के लिए स्पीच कर रहे हो, चाहे वो नौजवान का जो प्रोग्राम है यूथ प्रोग्राम है उसके लिए स्पीच कर रहे हो, पॉलिटिकली स्पीच कर रहे हो, चाहे वो किसी बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हो, हर बार अपनी स्पीच में उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जरूर रखा है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये बात कई सालों से कह रहे हैं कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट से हम बात करते थे हर दफा यही बात होती थी कि जी आप अपने सेक्टर की बात करते। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो 42 जो है वो डायरेक्ट और 30 इनडायरेक्ट 72 इंडस्ट्रीज चलेंगी आपकी। तो जब ये इंडस्ट्रीज चलेंगी तो आपकी इकोनॉमी जो है वो कहाँ खड़ी होगी। आज जो आपके जो इंडस्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर लगी हैं, अगर आज देखें एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है हमारी इंडस्ट्री को। बड़ा ही एक माइक्रो लेवल का एक फिनोमेना था जिसको शायद मैं भी नहीं समझ पाया, बहुत सारे दूसरे दोस्त हमारे भी नहीं समझ पाए। वो कह रहे हैं बिला वजह का इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, आप दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके इफेक्ट्स आना शुरू है। इसका मतलब है आरिफ साहब कि आने वाले दिनों में या अब प्रॉपर्टीज जो पहले से बनी हुई है या लैंड पड़ी हुई है, जो प्लॉट्स हैं या घर हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। एग्जैक्टली देखें कुछ सेक्टर्स के अंदर जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और कुछ सेक्टर या कुछ एरियाज बाकी थे।
जहाँ ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं वहाँ पे स्टेबल होंगी। और जो आपके इस दफ़ा आप देखिएगा कि इस दफ़ा जो ये जो पैकेज आया और इस पे जो काम हो रहा है, और अगर काम सही तरीके से इस पे इम्प्लीमेंटेशन, मैं देखिए मुर्तज़ा बार बार आपके प्रोग्राम में कई सालों से एक ही बात कर रहा हूँ सर। मैं बात करता हूँ कि जी कोई भी आप पॉलिसी लेकर आएँ, कोई पैकेज लेकर आएँ, उसकी जब तक इम्प्लीमेंटेशन उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक नहीं होगी तो उस पॉलिसी का, उस पैकेज का कोई फायदा नहीं। जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया, तो जब आप सुनते हैं ना कि ये बड़े बड़े इलाकों में जो ट्रेडिंग होती है प्लॉट्स की, या जो ये सारी जो है वो बिल्टअप प्रॉपर्टी पे आएगी। ये सारा आपका पैसा, ये जो एक दो सेक्टर है, एक रियल एस्टेट सेक्टर जो रॉ लैंड है उसका है, और एक जो है बिल्टअप प्रॉपर्टी का है। तो जब ये सेक्टर को आप गवर्नमेंट ने जो है वो इसको देखा है अब इस तरफ, सारा पैसा आपका जो है बिल्टअप प्रॉपर्टी पे आएगा। जब बिल्टअप प्रॉपर्टी पे आएगा तो उस पे आपका जो है उसका इम्पैक्ट तमाम इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा। एक बात और मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले मैंने ये बात जो है इसाक डार साहब से कही, हारून अख्तर साहब से कही, मिफ्ता इस्माइल साहब से कही, असद उमर साहब से कही, मेरी अभी तक हफीज शेख साहब से कोई इतनी डिटेल मुलाकात नहीं। मैंने उनसे एक बात की है कि अभी भी ये गवर्नमेंट एक काम अगर कर दे, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इसके पास जो पैसा बाहर पड़ा है उनके लिए, ठीक है दिसंबर तक का प्राइम मिनिस्टर को FATF ने टाइम दिया, ठीक है वो पॉलिसी अपनी जगह पे, वो दिसंबर तक खत्म करना चाह रहे हैं। अगर उसमें टाइम मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अप्रूवल्स जो है हमारी इतने अरसे में होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस में भी सर इजाफा होगा, जो ओवरसीज है वो भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी बड़ा इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो अभी स्कीम लाने की प्लानिंग हो रही है, आई हैव 1.5 मिनट लेफ्ट, जरा मुख्तसरन से बता दें ये जो बैंक से लोन सस्ते मिलने वाले, इसके ऊपर क्या है? लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं इसका। नहीं, उसमें भी देखें, अभी परसों जो है वो शिबली फराज साहब और चेयरमैन नया पाकिस्तान जनरल अनवर हैदर साहब बात कर रहे थे। उसमें एक पॉइंट उन्होंने जो बात की है, मैं 3 दिन से मीडिया पे यही बात कर रहा हूँ और मैं ये मैसेज भी कन्वे कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बात की है कि इनकम का क्राइटेरिया देख के लोन दिया जाएगा। तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने इनकम का क्राइटेरिया देखना है, अव्वल तो जो है जिस कैटेगरी को और जिस लोकेलिटी को आप ये देने जा रहे हैं लोन, या जिस क्लास को आप देने जा रहे हैं लोन, उनके लिए आपको जो है वो क्राइटेरिया सेट नहीं करना पड़ेगा। इनकम क्राइटेरिया उनके लिए कोई सहूलत करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात ये कि अगर इनकम क्राइटेरिया आपने सेट करना है तो आप आज से वो क्राइटेरिया जो है पब्लिश करें मीडिया के अंदर। आप वो क्राइटेरिया बनाएं एक पेज के ऊपर और उर्दू में बनाएं, और वो क्राइटेरिया जो है वो आप पब्लिश करें और बताएं कि जी इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा वो आके फॉर्म फिल करे, और वो आके जो है वो बुकिंग की पेमेंट अदा करें। बुकिंग की पेमेंट अदा करने के बाद आप उसका क्राइटेरिया सेट करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। और दूसरा ये कि ये परसेंटेज जो होगी वो स्टैटिक रहे तब तक, चाहे 10 साल का लोन है या 20 साल का, ये ना हो कि उसके बाद उसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। मैं डिटेल में इस पर बात करना चाह रहा था क्योंकि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। आने वाले दिनों में जरूर इस पे ऊपर डिटेल में बात करेंगे, कुछ और चीजें मैच्योर हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ने के बाद।